नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी अध्याय 6 आगे शुरू करती हूँ। पहले तो अमीर डैडी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आया, परंतु सुनता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उन्होंने इसे ऐसी पृष्ठभूमि में रख दिया जिससे मुझे इसका मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाए। उन्होंने पूछा, तुम्हें फुटबॉल पसंद है ना? मैंने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं खेल से प्रेम करता हूँ। अमीर डैडी बोले, धन मेरा खेल है, मैं धन के खेल से प्रेम करता हूँ। इस पर मैंने कहा, परंतु कई लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है। अमीर डैडी बोले, यह सही है, अधिकांश लोगों के लिए यह जिंदा रहने का जरिया है। अधिकांश लोगों के लिए धन एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। दुर्भाग्य से हम जितने सभ्य होते जाते हैं, धन हमारे जीवन का उतना ही अनिवार्य हिस्सा बनता जाता है। अमीर डैडी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट खींचा, EBSI। इसे किसी टेनिस कोर्ट या फुटबॉल के मैदान की तरह देखो। धन के खेल को खेलते समय तुम किस टीम में रहना चाहते हो? ESBI। तुम मैदान के किस हिस्से में रहना चाहते हो, दाएं हिस्से में या बाएं हिस्से में? मैंने क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से की तरफ इशारा किया। अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको लाभ होना चाहिए, अमीर डैडी ने कहा। इसीलिए जब कोई आपसे कहता है कि 30 साल तक हर महीने $150 का नुकसान उठाना एक अच्छा सौदा है, क्योंकि सरकार आपको इस नुकसान पर टैक्स में छूट देगी और उसे उम्मीद है कि रियल एस्टेट की कीमत बढ़ जाएगी, तो आप उस सेल्स एजेंट पर भरोसा नहीं करते और खेल के मैदान में नहीं उतरते। आप उस मानसिकता से खेल को नहीं खेल सकते। हालांकि ये विचार सही साबित हो सकते हैं, परंतु क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में खेल इस तरह से नहीं खेला जाता। कोई आपसे यह कह रहा है कि आप कर्ज में उतरें, हर तरह जोखिम लें और इसके लिए नुकसान भी उठाएं। बाएं हिस्से के लोग सोचते हैं कि यह अच्छा विचार है, परंतु दाएं हिस्से के लोग ऐसा नहीं सोचते। मैं थोड़ा हिल गया था। अमीर डैडी ने कहा, इसे मेरे नज़रिए से देखो। तुम आसमान में बने इस कांडो को 56,000 लाख डॉलर में खरीदना चाहते हो। तुम कर्ज लेने की हस्ताक्षर कर रहे हो और जोखिम ले रहे हो। किराएदार को वहां रहने के लिए जितना किराया देना चाहिए वह उससे कम किराया देता है। इस तरह देखा जाए तो तुम उस व्यक्ति को वहां रहने के लिए सब्सिडी दे रहे हो। क्या तुम्हें इसमें समझदारी दिखती है? मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं। अमीर डैडी बोले, खेल को खेलने का यह मेरा तरीका है। आगे से अगर तुम कर्ज और जोखिम लेते हो तो तुम्हें लाभ होना चाहिए, समझ गए? मैंने अपना सिर सहमत में हिलाया। अमीर डैडी ने कहा, धन कमाना कॉमन सेंस या सामान्य ज्ञान है। यह रॉकेट विज्ञान जितना मुश्किल नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से जब हम कमाने की बात आती है तो सामान्य ज्ञान समान नहीं होता। बैंकर आपसे कहता है कि आप कर्ज लें, या आपसे कहता है कि सरकार आपको उस चीज़ के लिए टैक्स में छूट देगी जो दरअसल मूलभूत आर्थिक समझदारी भी नहीं है। फिर एक रियल एस्टेट सेल्समैन आपसे सौदे पर हस्ताक्षर करने को कहता है, क्योंकि वह एक ऐसा किराएदार खोज सकता है जो आपकी किस्त से भी कम भुगतान देगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी राह में कीमतें बढ़ेंगी। इसमें तुम्हें समझदारी लग सकती है, परंतु तुम्हारा और मेरा समान ज्ञान अलग अलग है। मैं वहाँ खड़ा रहा। मैंने उनकी बात सुनी और मुझे मानना पड़ा कि सौदा अच्छा लगने के कारण मैं इतना रोमांचित हो गया था कि मेरी बुद्धि घास चरने चली गई थी। मैं सौदे का विश्लेषण नहीं कर पाया था। चूंकि सौदा अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने लोभ और रोमांच के कारण भावुक हो गया। अंक और शब्द मुझे जो बताने की कोशिश कर रहे थे वह मैं सुन ही नहीं पाया था।
तब अमीर डैडी ने मुझे एक महत्वपूर्ण नियम बताया जिसका वे हमेशा प्रयोग करते थे। लाभ बेचते समय नहीं बल्कि खरीदते समय होता है। अमीर डैडी जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कर्ज या जोखिम लेते थे तो वे यह सुनिश्चित कर लेते थे कि यह पहले दिन से ही समझदारीपूर्ण लगे। चाहे अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़े या सुधरे, वे टैक्स की चालाकियों या जादुई दर्पण की भविष्यवाणियों के आधार पर कभी कुछ नहीं खरीदते थे। अच्छे और बुरे दोनों समय में सौदे में आर्थिक समझदारी दिखनी चाहिए। मैं धन के खेल को समझने लगा और इसे उनके नज़रिए से देखने लगा। धन का खेल यह सुनिश्चित करना था कि दूसरे आपके कर्जदार रहें और आप किसी के कर्जदार बनने के बारे में सावधान रहें। मुझे उनके शब्द आज भी याद हैं। अगर आप कर्ज और जोखिम लेते हैं तो आपको लाभ होना चाहिए। अमीर डैडी भी कर्ज लेते थे, परंतु वे कर्ज लेते समय बहुत सावधान रहते थे। उनकी सलाह थी, जब भी कर्ज लो तब सावधान रहो। अगर तुम व्यक्तिगत कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि यह छोटा कर्ज हो। अगर तुम बड़ा कर्ज लेते हो तो यह सुनिश्चित करो कि कोई दूसरा इसे चुकाए। वे धन और कर्ज के खेल को एक ऐसा खेल मानते थे जो आपके साथ, मेरे साथ, हर एक के साथ खेला जा रहा था। हर एक बिजनेस और देश में खेला जा रहा था। वे इसे सिर्फ खेल की तरह देखते थे। समस्या यह है कि अधिकांश लोगों के लिए धन कोई खेल नहीं है। कई लोगों के लिए धन जिंदा रहने का साधन है, अक्सर जिंदगी है, और चूंकि किसी ने उसे इस खेल के बारे में नहीं समझाया, इसलिए वे अब भी उन बैंकर्स पर विश्वास करते हैं जो कहते हैं कि मकान संपत्ति है। तथ्यों बनाम राय का महत्व। अमीर डैडी ने अपने सबक को जारी रखा। अगर तुम धन क्षेत्र में बाएं हिस्से में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें तथ्यों और राय के बीच के फर्क को जानना होगा। तुम अंधों की तरह वित्तीय सलाह स्वीकार नहीं कर सकते। जिस तरह से बाएं हिस्से में लोग कहते हैं तुम्हें अंक जानना चाहिए, तथ्य जानना चाहिए, और अंक तुम्हें तथ्य बता देते हैं। तुम्हारा वित्तीय बचाव किसी दोस्त या सलाहकार के शब्दों या राय पर नहीं बल्कि तथ्यों पर निर्भर करता है। मैंने पूछा, मैं नहीं समझा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई चीज़ तथ्य है या राय? क्या एक चीज़ दूसरी से बेहतर है? नहीं, अमीर डैडी ने जवाब दिया। सिर्फ यह जान लो कि कौन सी चीज़ कब तथ्य होती है और कब राय। चूँकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने अपने चेहरे पर दुविधा के भाव लेकर खड़ा रहा। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे परिवार के मकान का मूल्य क्या है? वे मेरी दुविधा को दूर करने के लिए उदाहरण दे रहे थे। मैंने तत्काल जवाब दिया, मैं जानता हूँ मेरे माता पिता इसे बेचने के बारे में सोच रहे, इसलिए हमने एक रियल एस्टेट एजेंट को बुलाकर इसकी कीमत तय करवाई। उसके हिसाब से इस मकान का मूल्य $36,000 है। इसका मतलब यह है कि इसकी वास्तविक कीमत $16,000 की वृद्धि हुई है, क्योंकि डैडी ने इसे 5 साल पहले सिर्फ $20,000 में खरीदा था। तो कीमत तय करवाना और इसकी वास्तविक कीमत तथ्य या राय? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने इस बारे में कुछ देर सोचा और वह समझ गया जो वे समझाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही राय है ना? अमीर डैडी ने सहमत में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। अधिकांश लोग वित्तीय रूप से इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि वे अपने वित्तीय निर्णय लेते समय तथ्यों के बजाय राय का प्रयोग करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं। इस तरह की राय, जैसे आपका मकान संपत्ति है, रियल एस्टेट की कीमत हमेशा बढ़ती है, ब्लू चिप स्टॉक आपका सर्वश्रेष्ठ निवेश है, धन कमाने के लिए आपके पास धन होना चाहिए, स्टॉक हमेशा रियल एस्टेट से ज़्यादा लाभकारी साबित होते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अमीर बनने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। निवेश करना जोखिम भरा काम है। सुरक्षित रहकर काम करो। मैं गहराई से सोचता रहा और मुझे एहसास हुआ कि मैंने घर पर धन के बारे में जो भी सुना था उसका अधिकांश हिस्सा दरअसल तथ्य नहीं है बल्कि लोगों की राय थी।
क्या स्वर्ण संपत्ति है? अमीर डैडी ने पूछा और मुझे मेरे दिवा सपने से बाहर खींच लिया। हाँ, जाहिर है, मैंने जवाब दिया। यह इकलौता वास्तविक धन है जो समय के इम्तिहान में खरा उतरा है। देखा, तुमने फिर वही गलती कर दी। अमीर डैडी मुस्कुराते हुए बोले, संपत्ति क्या है इस बाबत तथ्यों की जांच करने के बजाय तुम सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति की राय को दोहरा रहे हो। अमीर डैडी ने धीमे से कहा, मेरी परिभाषा के हिसाब से स्वर्ण सिर्फ तभी संपत्ति है जब आप इसे जितनी कीमत में खरीदें, इससे ज़्यादा कीमत में बेचें। दूसरे शब्दों में, अगर आप इसे $100 में खरीदते हैं और $200 में बेचते हैं तो यह एक संपत्ति है। परंतु अगर आपने 1 औंस स्वर्ण $200 में खरीदा और $100 में बेचा तो इस सौदे में स्वर्ण का एक दायित्व है। सौदे के प्रस्ताविक वित्तीय आंकड़े अंततः आपको तथ्य बताते हैं। वास्तविकता में सिर्फ आप ही संपत्ति या दायित्व हैं, क्योंकि अंततः सिर्फ आप ही स्वर्ण को संपत्ति बना सकते हैं और सिर्फ आप ही इसे दायित्व बना सकते हैं। इसलिए वित्तीय शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत से लोगों को बहुत अच्छा बिजनेस या रियल एस्टेट लेते देखा, परंतु बाद में उन्होंने उसे एक वित्तीय दुआस्वप्न में बदल दिया। कई लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यही करते हैं। वे मेहनत से कमाए गए धन को लेते हैं और उससे जीवन भर के दायित्व उत्पन्न कर लेते हैं। मैं और भी ज़्यादा दुविधा में पड़ गया था और अंदर से थोड़ा आहत भी महसूस कर रहा था। इसलिए मैं बहस करना चाहता था। अमीर डैडी मेरे दिमाग के साथ खेल रहे थे। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए फंस गए क्योंकि वे तथ्य नहीं जानते थे। मैं हर दिन डरावनी कहानियां सुनता हूँ कि लोगों ने राय को तथ्य मानने के कारण अपना सारा धन गंवा दिया। किसी वित्तीय निर्णय को लेते समय राय का प्रयोग करना ठीक है, परंतु आपको फर्क पता होना चाहिए। करोड़ों लोग अपने जीवन के निर्णय उस राय के आधार पर लेते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, और फिर वे हैरान होते हैं कि उन्हें वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करना पड़ा। मैंने पूछा, किस तरह की राय? अमीर डैडी ने जवाब देने से पहले मुस्कुराए। देखो, मैं तुम्हें इसके कुछ उदाहरण देता हूँ। अमीर डैडी ने सूची गिनाई। या बताते समय वो मुस्कुराते जा रहे थे। जाहिर था कि वे इंसान होने की स्थिति पर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन उन्होंने ये उदाहरण दिए। तुम्हें उससे शादी करनी चाहिए, वह एक अच्छा पद साबित होगा। एक सुरक्षित नौकरी खोजो और पूरे जीवन वहीं डटे रहो। डॉक्टर बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं, उनके पास एक बड़ा मकान है, वे अमीर होंगे। उसकी मांसपेशियां उभरी हैं, वह स्वस्थ होगा। या बहुत अच्छी कार है, इसे सिर्फ नाटी बूढ़ी महिला चलाती है। इतना पर्याप्त धन नहीं है कि हर व्यक्ति अमीर बन जाए। पृथ्वी समतल है, इंसान कभी नहीं उड़ पाएंगे। वह अपनी बहन से ज़्यादा स्मार्ट है, बॉन्ड स्टॉक से ज़्यादा सुरक्षित है। जो लोग गलतियां करते हैं वे मूर्ख होते हैं। वह इतनी कम कीमत पर कभी नहीं बेचेगा। वह मेरे साथ डेटिंग पर कभी बाहर नहीं जाएगी। निवेश करना जोखिम भरा है। मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। मैं कॉलेज नहीं जा पाया, इसलिए मैं जीवन की दौड़ में कभी आगे नहीं निकल पाऊंगा। आपको अपने निवेश डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए। आपको अपने निवेश डाइवर्सिफाई नहीं करना चाहिए। अमीर डैडी की सोचें आगे बढ़ती चली गई जब तक कि उन्होंने यह नहीं देख लिया कि मैं उनका उदाहरण सुनते सुनते थक गया था। ठीक है, मैंने आखिरकार कहा, मैंने पर्याप्त सुन लिया है। आप क्या कहना चाहते हैं? अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं सोच रहा था कि मुझे बीच में कभी नहीं रोकेंगे। सबक यह है कि अधिकांश लोगों का जीवन तथ्यों के बजाय राय द्वारा निर्धारित होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन को बदलना है तो उसे पहले अपनी राय बदलने की आवश्यकता है, फिर तथ्यों की ओर देखने की आवश्यकता है। अगर आप
फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं तो आप तथ्यों को देख सकेंगे जो सिर्फ कंपनी की वित्तीय सफलता के बारे में ही नहीं होंगे। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं तो किसी की राय मानने के बजाय आप तत्काल जान सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस हाल में है। जैसा मैंने कहा, कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ से बेहतर नहीं है। जीवन में सफल होने के लिए, खासतौर पर वित्तीय रूप से सफल होने के लिए, आपको फ़र्क जानना होगा। अगर आप किसी चीज़ को तथ्य के रूप में सत्यापित नहीं कर सकते तो यह एक राय है। जब कोई व्यक्ति अंकों को नहीं पढ़ सकता तब वह किसी दूसरे की राय लेता है। यह वित्तीय अंधापन है। वित्तीय पागलपन तब उत्पन्न होता है जब राय का प्रयोग तथ्य के रूप में किया जाता है। अगर आप क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में रहना चाहते हैं तो आपको तथ्य और राय के बीच के फर्क को जानना होगा। बहुत कम सबक इस सबक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं वहाँ पर बैठकर शांति से सुनता रहा और उनकी बात को समझने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता रहा। यह स्पष्ट रूप से एक आसान अवधारणा थी, परंतु यह इतनी बड़ी थी कि मेरा मस्तिष्क उस पल उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्या तुम जानते हो कि ड्यू डिलिजेंस क्या है? अमीर डैडी ने पूछा। मैंने अपना सिर इनकार में हिलाया। ड्यू डिलिजेंस या उचित जांच पड़ताल का अर्थ सिर्फ यह पता लगाना है कि राय क्या है और तथ्य क्या है। जब धन की बात आती है तो अधिकांश लोग या तो आलसी होते हैं या फिर वे शॉर्टकट की तलाश करते हैं, इसलिए वे कभी पर्याप्त ड्यू डिलिजेंस नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग होते हैं जो गलतियां करने से इतना डरते हैं कि वे सिर्फ ड्यू डिलिजेंस ही करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते। बहुत अधिक ड्यू डिलिजेंस को विश्लेषण का लकवा भी कहा जाता है। सबक यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि तथ्य और राय के बीच फर्क कैसे किया जाए और इसके बाद निर्णय लिया जाए। जैसा मैंने कहा, अधिकांश लोग आज वित्तीय कष्ट में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक शॉर्टकट अपनाए हैं और वे अपने जीवन के निर्णय तथ्यों के बजाय रायों के आधार पर ले रहे हैं, खासतौर पर EIS की रायों के आधार पर। अगर आप B या I बनना चाहते हैं तो आपको इस फर्क के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक रहना होगा। मैं उस दिन अमीर डैडी की सबक के महत्वपूर्ण को पूरी तरह समझ पाया, परंतु आगे चलकर बहुत कम सबक इससे ज़्यादा लाभकारी साबित हुए। खासकर जब अपने धन को संभालने की बात आती है तब तथ्य और राय के बीच के फर्क को जानना बेहद महत्वपूर्ण होता है। बरसों बाद 1990 के दशक की शुरुआत में मेरे अमीर डैडी ने स्टॉक मार्केट को आसमान में उछलते देखा। उनकी एकमात्र टिप्पणी यह थी, यह तब होता है जब ऊंची तनख्वाह वाले कर्मचारी या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग ब्याज में बहुत अधिक धन चुकाते हैं, बहुत अधिक कर्ज लेते हैं और उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ पेपर एसेट्स होते हैं और वे निवेश की सलाह देना शुरू करते हैं। करोड़ों लोग उन लोगों की राह का अनुसरण करके कष्ट उठाएंगे जिनके बारे में उन्हें लगता है कि वे तथ्य जानते हैं। अमेरिका के महानतम निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, अगर आप पोकर का खेल खेल रहे हो और 20 मिनट बाद आप यह जान जाते हो या ना जानते हो कि पेप्सी कौन है तो आप ही पेप्सी हैं। लोग वित्तीय रूप से संघर्ष क्यों करते हैं? मैंने हाल ही में सुना कि अधिकांश लोग स्कूल छोड़ने के दिन से मृत्यु के दिन तक कर्ज में रहेंगे। इनकम स्टेटमेंट, आय, नौकरी, वेतन, व्यय, टैक्स, मॉर्टगेज पेमेंट, कार पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, स्कूल लोन पेमेंट, बैलेंस शीट, संपत्ति, दायित्व, मॉर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, स्कूल लोन, किसी दूसरे की बैलेंस शीट। अगर आप अब खेल को समझने लगे हैं तो आपको एहसास हो गया होगा कि सूची में दिए गए दायित्व किसी दूसरे की बैलेंस शीट में इस तरह दिखेंगे। इनकम टैक्स, इनकम स्टेटमेंट, आय, ब्याज, व्यय, बैलेंस शीट, संपत्ति, मॉर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, स्कूल लोन, दायित्व। जब भी आप ये शब्द सुने, नकद
बहुत कम, बाकी आसान मासिक किस्तों में, या चिंता न करें, सरकार आपको इन नुकसानों के लिए टैक्स में छूट देगी। तो आप जान लें कि कोई आपको खेल में प्रलोभन दे रहा है। अगर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आपको उससे थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा। अधिकांश लोगों का कोई कर्जदार नहीं होता, उनकी कोई वास्तविक संपत्ति भी नहीं होती और अक्सर वे सबसे कर्जदार होते हैं, इसलिए वे नौकरी की सुरक्षा को जकड़े रहते हैं और वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं। अगर उनकी नौकरी ना रहे तो वे पल भर में दिवालिया हो जाएंगे। यह कहा गया है कि औसत अमेरिकी व्यक्ति दिवालियापन से 3 तनख्वाह से भी कम दूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह बेहतरीन जीवन चाहता है और खेल में हार जाता है। आम लोगों के खिलाफ बहुत सी चीज़ें होती हैं। वे अब भी सोचते हैं कि उनका मकान, कार, गोल्फ क्लब्स, कपड़े, वैकेशन होम और विलासिता की अन्य साधन संपत्ति हैं। वे दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। उन्हें विश्वास करना ही पड़ता है क्योंकि वे वित्तीय अंक नहीं पढ़ सकते, वे तथ्य और राय में फ़र्क नहीं कर सकते। अधिकांश लोग स्कूल जाते हैं और खिलाड़ी बनना सीख लेते हैं परंतु किसी ने भी उन्हें खेल के नियम स्पष्टता से नहीं समझाए। किसी ने भी उन्हें यह नहीं बताया कि इस खेल का नाम है, कौन किसका कर्जदार है। और चूंकि किसी ने उन्हें यह नहीं बताया, इसलिए वे हर एक के कर्जदार बन जाते हैं। धन एक विचार है। मुझे आशा है कि अब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट की मूलभूत बातों को समझ चुके हैं और यह जानते हैं कि धन दरअसल एक विचार है जो आंखों के बजाय मस्तिष्क से ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। धन के खेल और इसे खेलने के तरीके को सीखना वित्तीय स्वतंत्रता की आपकी यात्रा के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दाएं हिस्से में पहुंचने के लिए आपको क्या बनना चाहिए। इस पुस्तक का दूसरा खंड अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को बाहर निकालना, इसी बात पर ध्यान केंद्रित करेगा और नीचे दिए गए फार्मूले का विश्लेषण करेगा। बनो, करो और पाओ।